नेक्स्ट टॉपिक है आपका बस स्ट्रक्चर। ठीक है, बस स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में डालूंगा। एक दो न्यूमेरिकल इस पे भी मैं करवाना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। आपने ध्यान दिया होगा जो हमारा प्रीवियस डायग्राम था कंप्यूटर्स कंपोनेंट का, उसमें हम लोगों ने क्या बनाया था, एक बस बनाई थी, और बस एक कम्युनिकेशन पाथवे है डिवाइस के बीच में। यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े स्नैपशॉट लिए हैं। ये आपका सीपीयू है, सीपीयू आप जान ही गए होंगे कि सीपीयू का मतलब क्या है। ये मेमोरी है, मेमोरी कई टाइप की होती है, कैश होती है, रैम होती है। ठीक है, तो ये मेमोरी इसलिए मैंने डेट डेट करके दो मेमोरी यहाँ दिख रही है, मतलब डेट डेट मतलब और भी सही मेमोरी हो सकती है। इसी तरह से आपका आईओ है, आईओ आपके ढेर सारे टाइप के हो सकते हैं, हार्ड जैसे हार्ड डिस्क है या कोई और है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आईओ हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट। तो इनके बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है वो इंटरकनेक्शन बस के माध्यम से बनता है। किसके माध्यम से बनता है? बस के माध्यम से। ठीक, तो देखिए कैसे बस के माध्यम से बनता है। इसमें तीन बस होती हैं आपकी, 3। पहली होती है एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ठीक, तो इन तीन बसों में इसका जो है समायोजन होता है, मतलब तीन बस से ये डेटा कम्युनिकेशन मतलब कंप्लीट होता है। नाउ तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट है वो देखेंगे, मैं आपको बस का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो ये पहले, सबसे पहले आप 3 लाइनें खींच लीजिए, क्योंकि हमें 3 लाइनों की जरूरत है। ठीक, और इनके 1 बाय 1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं बस बना रहा हूं। डिजाइन स्ट्रक्चर है जो आपको समझने में मदद करेगा। क्लियर? तो मेरे साथ आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखना बहुत जरूरी है। उस थ्योरी के ऊपर हम थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। मैं जब समझाऊंगा तो न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये टॉपिक इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर्स कंपोनेंट में ये काफी अहम रोल अदा करता है, और कभी ना कभी ये बस 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 का डिस्कशन होता ही रहता है। तो थोड़ा सा बस के बारे में जानना जरूरी है। और दूसरी बात, अगर आपको थोड़ा सा सिस्टम समझना है तो बस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग कई बार आप लोग बोलते हो सर रैम बढ़ा देते हैं सिस्टम में। ठीक है, कई बार आप लोग बोलते हो सर रैम बढ़ा देते हैं ना तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, आज आपको ये समझ में आएगा कि सिर्फ रैम बढ़ाने बस से आपकी सिस्टम की स्पीड नहीं बढ़ती है। क्लियर है? तो 1 बाय 1 के नाम लिखेंगे। सबसे पहले कंट्रोल बस है, फिर एड्रेस बस है। दिस इज अ कंट्रोल बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, एड्रेस बस, और लास्ट में है डेटा बस। अक्सर मैंने कई बार लोगों को सुना है, सर एक काम करते हैं ना, रैम बढ़ा देते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी सिस्टम की। तो रैम बस बढ़ाने से इस सिस्टम की स्पीड नहीं बढ़ती है। कई बार आप लोगों के पास पुराने मदरबोर्ड होते हैं, पुराने मदरबोर्ड की जो कैपेसिटी होती है, जो उसकी बस की कनेक्शन की कैपेसिटी होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो आप रैम बढ़ा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक पार्ट जो है यहाँ पे क्लियर होगा आपका कि बस के स्ट्रक्चर पे भी सिस्टम की स्पीड डिपेंड करती है। अब कैसे करती है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप रियल लाइफ में सोचिए, एक आपको जैसे कहीं किसी भी, जैसे मान लीजिए दिल्ली से भोपाल जाना है, और दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 100 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन एक जो बस है उसकी कैपेसिटी ही 50 आदमी की है, तो एक बार में कितने लेके जाएगी? 50। तो सिंपल सी बात है, आप तो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करके रख दिया, 100 लोगों का प्रोडक्शन कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब उनको भेजना है तो आपके पास बस ही नहीं है, मतलब उसको ले जाने की कैपेसिटी नहीं है। तो वही है, आपने डेटा तो आपके पास बहुत सारा है ले जाने के लिए, लेकिन बस की कैपेसिटी नहीं कि एक बार में उतना डेटा लेके चला जाए। क्लियर है? तो ये डायग्राम बनाइएगा, अभी आपको समझ में आएगा। इसमें जब हम 1 बाय 1 डेटा डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा ये जो बस अवेलेबल होती हैं वो 8 बिट, मिनिमम 8 बिट की मिलती है। उसका मतलब ये है 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट मिलेगा, 16 बिट मिलेगा, 16 बिट मतलब 2 बाइट, या 32 बिट लॉन्ग मिलेगा, तो 32 बिट लॉन्ग मीन्स है 4 बाइट। ऐसे आपके बस के स्ट्रक्चर होते हैं। 32 बिट लॉन्ग हो सकता है, 64 बिट लॉन्ग हो सकता है, 128 बिट लॉन्ग हो सकता है।
तो इस तरह से आपके क्या मिलेंगे, बस की बिट्स मिलेंगे। तो अगर कोई बोले कि 32 बिट हमारे पास बस है, इसका मतलब कि एक बार में 4 बाइट डेटा ले जा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, बस इंटरकनेक्शन। इसको बस इंटरकनेक्शन भी बोलते हैं। नाउ अ बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू आर मोर डिवाइस। ठीक, अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बस इज दैट इज अ शेयर ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट टू द बस एंड द सिग्नल ट्रांसमिशन बाय एनी वन डिवाइस। मतलब आप मल्टीपल कनेक्ट करके रखे हो, ऐसा नहीं कि सभी लोग एक साथ ट्रांसफर कर दें। सभी लोग ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉब्लम आएगा। वो एनी वन, कोई एक डिवाइस ही एक बार में कम्युनिकेट कर रही होगी, ध्यान रखिएगा ये बात। ऐसा नहीं कि सब एक साथ कम्युनिकेशन कर दें, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए थ्योरी जरूरी है। ध्यान रखिएगा, डायग्राम मैंने इधर समझा दिया है, थ्योरी के पेज सामने है। अगर आपको लिखने की इच्छा हो तो लिखिए, नहीं लिखने की इच्छा हो तो मत लिखिए, सुन लीजिए, ठीक है? यहाँ पे अब कोई वो नहीं, पाबंदी नहीं कि सर जी अब बोल रहे हैं तो लिखना ही है। अक्सर क्या होता है, ऑफलाइन मोड में जब अपन पढ़ते हैं तो थ्योरी लिखना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि सामने वाला टीचर बोल रहा है, कहीं टीचर बुरा ना मान जाए, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सर जी जो मुंह से बोल रहे हैं वो तो ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं, ब्रह्म वाक्य है, लिखना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे ये भी फील करते हैं, नोट्स प्रॉपर बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपको लिखना है लिखिए, अगर समझ में आ गया है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया तो प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, ठीक है? मैं तो आपको बराबर सारी चीजें दूंगा। तो नाउ आगे इसमें बात करेंगे नेक्स्ट। अब बस कनेक्ट कंप्यूटर्स कंपोनेंट, मेजर कनेक्टर कंप्यूटर कंपोनेंट, जैसे प्रोसेसर है, मेमोरी है, ठीक है? मेमोरी के इनपुट आउटपुट मेमोरी आए हुए, ठीक, इज कॉल्ड एज सिस्टम बस। और इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बस। जो आपका सिस्टम है वो मेजर पार्ट कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स कंपोनेंट का। मेजर पार्ट मतलब सभी पार्ट कनेक्ट करता है, ठीक है? हम लोगों ने कंप्यूटर्स कंपोनेंट पढ़ा है, तो अब आपको यहाँ कंप्यूटर्स कंपोनेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर्स कंपोनेंट के मेजर पार्ट को यह क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, नाउ इसके बाद बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बस बोलते हैं। और इसके जो टाइप होते हैं सिस्टम बस के, ये सिस्टम बस का जो टाइप है वो देखिएगा, मतलब 3 टाइप से है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं इसमें, कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है, डेटा बस है। तो हम 1 बाय 1 इसमें डेफिनेशन मतलब इसकी देखते जाएंगे। नाउ देखेंगे अ सिस्टम बस, जैसे अगर मैं बात करूं सिस्टम बस की, ठीक है? अ सिस्टम बस कंसिस्ट टिपिकली ऑफ फॉर्म अबाउट 50 to 100 ऑफ सेपरेट लाइंस। इसमें 50 to 100 सेपरेट लाइंस होती हैं, ऑफ सेपरेट लाइंस। ईच लाइन इज असाइंड अ पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ फंक्शन, ठीक? ऑल्दो these are many different bus design on any bus, the lines can be classified into 3 functional group। जो ये लाइन है ये 3 फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड की गई है। सबसे पहले ये आपकी डेटा बस, ठीक? तो देखिए डेटा बस, अ डेटा लाइंस प्रोवाइड अ पाथ फॉर मूविंग डेटा बिटवीन सिस्टम मॉड्यूल्स। दीज लाइंस कलेक्टिवली आर कॉल्ड द डेटा बस। जैसे मान लीजिए आपके 50 to 100 लाइन है, तो कुछ लाइन डेटा बस में आ गई, तो उनको क्या बोलेंगे आप, डेटा बस बोलेंगे। द डेटा बस में कंसिस्ट ऑफ 32 to 100 सेपरेट लाइंस। हो सकता है 32 से 100, अगर 100 सबके अलग अलग भी हो सकते हैं, तो 32 मतलब 32 लाइन से लेकर 32 to 100 सेपरेट लाइंस। द नंबर ऑफ लाइंस बीइंग रेफर्ड टू एज अ विड्थ ऑफ द डेटा बस। ये जो नंबर ऑफ लाइन होती है इनको क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ द डेटा बस, मतलब कितनी चौड़ाई है उसकी, विड्थ ऑफ द डेटा बस, ठीक? बिकॉज ईच लाइन कैरी 1 बिट ऑफ एट अ टाइम। मतलब अगर इसके अंदर 32 लाइन, जैसे मैंने बताया ना 32 बिट है, तो इसके अंदर 32 सेपरेट लाइन होगी, और हर एक लाइन क्या, 1 बिट कंटेन कर रही होगी, और उसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ द बस बोलेंगे, विड्थ ऑफ द बस, ठीक है? थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो डेटा बस होती है, डेटा बस जैसे आप 32 बिट का लिए तो 32 लाइन होंगी सेपरेट, और हर एक लाइन 1 बिट कंटेन करेगी, और कलेक्टिवली उनको विड्थ ऑफ द बस बोलेंगे। क्लियर है? नाउ आगे देखेंगे, द विड्थ ऑफ द डेटा बस इज अ की फैक्टर इन डिटरमाइन ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है? अब बात करते हैं सर कैसे सिस्टम परफॉर्मेंस ये ओवरऑल मतलब मेजर करेगा, कैसे, मतलब क्या की फैक्टर है। देखिए फॉर एग्जांपल, इफ द डेटा बस इज 8 बिट वाइड,
यहां पे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल इफ डेटा बस इज 8 बिट वाइड एंड ईच इंस्ट्रक्शन इज 16 बिट लॉन्ग। सुनते जाइएगा, आपकी डेटा बस कितने वाइड है 8 बिट वाइड है, और आपकी इंस्ट्रक्शन कितनी दी हुई है 16 बिट लॉन्ग, देन द प्रोसेस मस्ट एक्सेस द मेमोरी मॉड्यूल ट्वाइस ड्यूरिंग ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल। फिर से एक बार समझिएगा इस एग्जांपल को। आपके पास जो डेटा बस है, डेटा बस इसकी जो बिट्स है वो 8 बिट है, लेकिन जो आपकी इंस्ट्रक्शन की साइज है, या बोला जाए कि आपका जो डेटा का साइज है वो कितना बिट लॉन्ग है, या ईच इंस्ट्रक्शन हमेशा लिखा रहेगा, ईच इंस्ट्रक्शन साइज क्या दिया हुआ है यहां पे, मैं एग्जांपल यहां पे ऐसे ही लेके रखा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगी कितने बिट है, 16 बिट। 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, तो सिंपल सी बात है, डेटा बस आप कितना भी फास्ट रख लो ना, जो भी रखना है रख लो, यार ले ही नहीं जा सकता तो कैसे कर सकते हो। मतलब कहने का यहां ये हुआ कि एक इंस्ट्रक्शन को इसको रीड करने के लिए प्रॉपरली 2 बार आना पड़ेगा, मतलब ट्वाइस, 2 बार आपको मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए यहां पे की फैक्टर होता है डेटा बस। की डेटा बस है, एड्रेस बस है, या कंट्रोल बस, जितने भी बस हैं वो सब की फैक्टर है। आपके अगर इंस्ट्रक्शन 16 बिट लॉन्ग है तो डेटा बस भी आप उसके हिसाब से ही रखिए। अगर आपका सिस्टम आर्किटेक्चर जो आईआर रजिस्टर बनाया जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं, अगर आपका आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 128 बिट का है, कितने बिट का है 128 बिट का है, तो उसके हिसाब से डिजाइन की जाती है। या ऐसा बोला जाए कि हमारा जो सिस्टम है वो मैक्सिमम 128 बिट इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, 128 बिट। तो ये इसका मतलब होता है आईआर रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका सिस्टम एक बार में 128 बिट 128 बिट की इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करेगा। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है, किसी ने बोला होगा सर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, किसी ने बोला मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 128 बिट है। अगर कभी किसी के मुंह से आप सुनिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है, उसका मतलब यह हुआ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन बनती है, जो इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हो, जो बनती है वो मैक्सिमम 64 बिट की बन सकती है। कितने बिट की बन सकती है? मैक्सिमम 64 बिट की बन सकती है। यही रीजन है कि कुछ अगर हार्डवेयर आप लेते हो और उसके ऊपर अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो तो वो डिनाई कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम आर्किटेक्चर सपोर्ट ही नहीं करता है 64 बिट को। इसीलिए जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर लेते हो या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो तो सबसे पहले उसमें स्पेसिफिकेशन दिया जाता है सिस्टम आर्किटेक्चर का, किसके लिए इतनी रैम चाहिए, इसके लिए इतना प्रोसेसर चाहिए, पहले ही सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि अगर आपने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की तो सिस्टम उसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए बना ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है? एरर दे देगा आपको। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपका सिस्टम 128 बिट को सपोर्ट कर रहा है तो आपको उस हिसाब से बस की बिट्स भी बनानी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। यही वजह है जब आप i7 i9 सीरीज के प्रोसेसर लेते हैं तो उनमें जो मदरबोर्ड आपका जो आता है, मदरबोर्ड उस जैसे वो i9 के लिए अगर मदरबोर्ड सपोर्ट कर रहा है तो अगर i9 मैक्सिमम 128 बिट इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है तो 128 बिट के लिए क्या होगा, वो उसके अंदर बस बनी होगी। ठीक है, हमेशा कभी भी सिस्टम को जो डिजाइन किया जाता है वो 8 से 10 साल आगे तक की सोच के बनाया जाता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आप हार्डवेयर चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो हो सकता है जैसे मान लीजिए हम भविष्य में आके 256 बिट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो हम अभी से जो मदरबोर्ड डिजाइन करेंगे तो ऐसा करेंगे कि जो 10 साल तक काम कर सके। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए आज से पुराने समय पे जो पेंटियम सीरीज के चलते थे उनमें आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो उसी वक्त बैठ जाएंगे। क्लियर है? या प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि सिस्टम में बस भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो अभी यहां मैंने क्या बताया एग्जांपल पे, अगर डेटा बस आपका 8 बिट है और इंस्ट्रक्शन आपकी 16 बिट है तो ट्वाइस आपको मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, 2 बार में सारी बिट जाएंगी इंस्ट्रक्शन की। अपने आप सिस्टम क्या हो गया, स्लो हो गया। आपने तो प्रोसेसर बहुत तेज ले लिया और रैम भी अच्छी खासी एक्सेस स्पीड ले ली, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि बस नहीं है। तो उस रेशियो में बस भी बढ़ाना है। नाउ आगे देखेंगे एड्रेस बस। ठीक है, एड्रेस बस, द एड्रेस लाइन इज यूज्ड टू डिजाइन द सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा ऑन द डेटा बस। फॉर एग्जांपल इफ द प्रोसेसर विच टू रीड वर्ड, मान लीजिए कोई वर्ड रीड करना चाह रहा है 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का, ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, it put the address of the
ठीक है, डिजायर वर्ड इन एड्रेस लाइन। कहने का मतलब ये है कि जैसे मुझे मान लीजिए ये मेमोरी, इसी में देखिए, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपकी ये मेमोरी है, ये ठीक, इस मेमोरी में थोड़ा सा मिटाता हूं, यहां पे थोड़े ऐसे ऐसे कर देता हूं, इसे थोड़ा समझ में आए। ठीक, इनके वर्ड है, मान लीजिए इसका एड्रेस है जो भी दिया हुआ है 32 एड्रेस दिया, 32 बिट में एड्रेस दिया हुआ है। तो ठीक, सीपीयू क्या करेगा, जो भी वर्ड रीड करना होगा वो एड्रेस लाइन में क्या आएगा, एड्रेस आएगा, उस एड्रेस से यहाँ मैप होगा और फिर यहाँ से क्या जाएगा, डेटा बस में डेटा जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है। कंट्रोल सिग्नल क्या बताएगा, क्या करना है आपको, एड्रेस पहुंचाना, तो कंट्रोल सिग्नल ऑन रहेगा। मतलब अभी मैं आपको एक रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज बताऊंगा, तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में कैसे कंट्रोल सिग्नल ऑन होता है, तो एक डेटा एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफर होता है, ये भी इसकी फीलिंग में दिलाऊंगा आपको आगे। ठीक है, तो पहले ध्यान रखिए कि कंट्रोल लाइन ओपन हुआ होगा, मतलब वोल्टेज लेवल ऑन हुआ है, उस टाइम पे एड्रेस बस यहाँ पे यहाँ जाएगा, ये रीड करेगा यहाँ से डेटा और कहाँ डालेगा, डेटा बस पे डालेगा। क्लियर है। तो ये एड्रेस लाइन के बारे में बोला गया, इट पुट्स ऑन द एड्रेस ऑफ द डिजायर वर्ड ऑन द एड्रेस लाइन। ठीक है, नाउ क्लियरली द बिट्स ऑफ द एड्रेस बस डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी एड्रेस बस, सुनिए, जैसे मान लीजिए आप 32 बिट आपका मेमोरी एड्रेस है, कितने बिट है, 32 बिट का मेमोरी एड्रेस है, लेकिन ये एड्रेस बस एक बार में 16 बिट का ही एड्रेस रख सकता है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये एड्रेस तक आपको जाने के लिए 2 बार एड्रेस लेके आना पड़ेगा। क्लियर है। तो आप एड्रेस बस किसके ऊपर डिफाइन होता है, एड्रेस बस आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने बिट की रखी जाए, तो एड्रेस बस ऐसे सोचिए कि आपका जो मदरबोर्ड है मैक्सिमम कितनी रैम सपोर्ट कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा लिखा रहता है एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB। अगर एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB दे रखा है, इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम जो आपकी मेमोरी कैपेसिटी होगी कभी भी वो मैक्सिमम 64 GB होगी। और 64 GB में कितने एड्रेस बिट हैं ये अभी मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले बिट कैसे निकालेंगे, 8 बिट का, 1 बिट का होता है, 8 बिट का होता है 1 बाइट। ठीक है, सुनते जाइएगा, 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वस टू होता है 1 KB, 1 किलो बाइट। इसको पढ़ते हैं 2 की पावर 10 बाइट, 2 की पावर 10 को 1K बोल देते हैं। 1024 KB, 1024 KB को बोलते हैं क्या बोलते हैं, 1 MB। इसको क्या लिख देते हैं, 2 की पावर 20 बाइट। ठीक है, 1024 MB को लिखते हैं 1 GB। ठीक है, 1 GB को लिखते हैं 2 की पावर 30 बाइट। मतलब 1 GB में 2 की पावर 30 बाइट होती है बेटा। कितनी बाइट होती हैं, 2 की पावर 30। 1024 GB इक्वल्स टू 1 टेराबाइट, 2 की पावर 40 बाइट। ऐसे वो पेंटाबाइट आगे बढ़ता जाएगा। अगर मैं अपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं कि कितने बिट का एड्रेस लगेगा, मतलब मैक्सिमम कितने बिट की एड्रेस लाइन चाहिए होगी, तो ऐसे निकालेंगे। जी का मतलब कितना होता है बेटा, 2 की पावर 30 होता है जी का, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय जी का मतलब 2 की पावर 30 और बाइट। तो आपका ये क्या हो गया, 2 की पावर 36 बाइट। तो बेटा एक बाइट को बताने के लिए टोटल कितनी बाइटें हैं हमारे पास, 2 की पावर 36 बाइट हैं। एक बाइट को बताने के लिए हमें 36 बिट का एड्रेस लगेगा। मतलब अगर एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB मेमोरी बोला है, अगर 64 GB एक्सपेंडेबल अप टू मेमोरी है, तो जो एड्रेस बस डिजाइन की गई होगी उस मदरबोर्ड में, एड्रेस लाइन डिजाइन की गई होगी, वो मैक्सिमम 36 बिट की गई होगी। ये सोच के कि भविष्य में हो सकता है मैक्सिमम 36 बिट ये एड्रेस कैरी करे। क्लियर है। तो हमेशा जो एड्रेस लाइन डिसाइड की जाती है वो मैक्सिमम मेमोरी, ये मदरबोर्ड ये कितना सपोर्ट करेगा, ये जो सिस्टम है कितना सपोर्ट करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है। इसी वजह से हर सिस्टम में ये वर्ड लिखा रहता है, लिमिटेशन लिखी रहती है कि सर जी रैम आप 16 GB है, एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB।
रहती अगर 32 है, एक्सपेंडेबल अप टू 64 जीबी। एक्सपेंडेबल का मतलब वो फ्यूचर देख के ही देते हैं कि भविष्य में आप 64 जीबी जब रैम इस्तेमाल करोगे तब ये है। सर जी अगर 128 बिट रैम हो जाएगी तो 128 बिट रैम में प्रॉब्लम इसी की जाएगी साहब। 128 जीबी की अगर आप 128 जीबी एक्सपेंडेबल होगा तो 128 जीबी में बताइए कितने बिट लगेगा, कितने बिट लगेगा? 128 जीबी। 128 का मतलब होता है 2 की पावर 7, जी का मतलब होता है 2 की पावर 30, 2 की पावर 37, 2 की पावर 37 बाइट। कितने बिट का एड्रेस लगेगा बेटा? 37 बिट का एड्रेस लगेगा। कितने बिट का लगेगा? 37 बिट का। प्रॉब्लम आई? तो ये 128 बिट को सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैक्सिमम एड्रेस कितना रख सकता है? 36 बिट का। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, मेमोरी की कैपेसिटी के ऊपर एड्रेस बस बनाई जाती है। यही पॉइंट आपका लिखा हुआ है। नाउ कंट्रोल बस, ठीक है, कंट्रोल बस में देखेंगे, कंट्रोल बस, ठीक। तो कंट्रोल बस देखिए, द कंट्रोल लाइन्स यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेस टू एंड द यूज ऑफ डेटा एंड एड्रेस लाइन। मतलब आप एक्सेस करेंगे, किसका यूज करेंगे? इसके कंट्रोल के माध्यम से डेटा का। द यूज ऑफ डेटा एंड एड्रेस लाइन, बिकॉज द डेटा एंड एड्रेस लाइन आर शेयर्ड बाय ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। देयर मस्ट बी अ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग देयर यूज। एक्चुअल में इस थ्योरी का मतलब ये हुआ, मैं डायरेक्ट इस थ्योरी का मतलब समझा देता हूं तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। जैसे इसमें जो आपका कंट्रोल होता है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है, इसमें ढेर सारे डिवाइसेस हैं आपस में। अब पर्टिकुलर किसके लिए कंट्रोल सिग्नल आया है पता चला, बस तो ऑन हुआ, अगर आप इसने कंट्रोल नहीं किया तो कोई किसी का भी डेटा ट्रांसफर होने लग जाएगा। तो कंट्रोल, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि कंट्रोल बस पर्टिकुलर किसी का आपको ऑन करता है, चाहे इस मेमोरी का ऑन करेगा या आईओ का ऑन करेगा, ठीक। नाउ आगे देखेंगे, कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिटेड बोथ कमांड एंड टाइमिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन बिटवीन सिस्टम मॉड्यूल। टाइमिंग सिग्नल इंडिकेट द वैलिडिटी ऑफ डेटा एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन। कमांड सिग्नल स्पेसिफाई ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, ट्रांसफर, ठीक है। इस तरह के जो भी आपके इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, आईओ राइट, आईओ रीड, क्लॉक, ये सब किस में आते हैं? कमांड में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट इन कमांड एंड टाइमिंग। इसमें एक कमांड होता है और टाइमिंग होता है। कमांड मतलब क्या करना है आपको, आईओ रीड करना है कि आईओ राइट करना, और टाइमिंग इसलिए रहती है कि किस टाइम तक करना है, तो एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। सर जी एक बार ये करके दिखा देते, मतलब दिखने लग जाता तो मजा आ जाता, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज जब पढ़ाऊंगा तो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, कैसे कंट्रोल फंक्शन लिखते हैं, एक्चुअल में इसके लिए कंट्रोल फंक्शन डिफाइन होता है, थोड़ा डिजिटल लॉजिक का पार्ट है। तो कंट्रोल फंक्शन में आपको लिख के दिखाऊंगा, जिसे आप लोग लिखते हो ना, इफ ये हो जाए, इफ देन एल्स वाला कोड लिखते हो ना, तो वैसे ही अपन एक कंट्रोल फंक्शन लिख के देखेंगे। तो आप फिक्र मत करिए, बिल्कुल बेफिक्र बैठिए, ठीक है, और आगे मजा लीजिए सीएसओ का, ठीक। तो ये मैं आपको फील कराऊंगा कैसे कमांड लाइन काम करती है। तो ये था कमांड के बारे में, कंट्रोल सिग्नल के बारे में। नाउ आगे बढ़ेंगे, ठीक। आगे इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर हैविंग 32 बिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं पहले, इस क्वेश्चन को करने के पहले। ये क्वेश्चन देखते ही हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बस नाम की थ्योरी कराएं तो थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मजा आता है क्वेश्चन करने में, तो कर लीजिए। और थोड़ा समझ में भी तो आया होगा कि मतलब क्या है। सिस्टम भी तो खरीदना है, कल के दिन आप सिस्टम खरीदने गए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मदरबोर्ड कितना सपोर्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये भी सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, कभी कभी थोड़ा गेट से हटके भी सोचना चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन प्रॉपर रीड करते हैं और बताते जाते हैं कैसे करना है इसमें। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर हैविंग 32 बिट इंस्ट्रक्शन कंपोज्ड, 32 bit microprocessor having 32 bit instruction composed of two fields, ठीक है, two fields. The first byte contains the
ऑपकोड एंड द रिमाइंडर द इमीडिएट ऑपरेंड्स ऑफ द ऑपरेंड एड्रेस। तो इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब जो आपका IR रजिस्टर है बेटा, दिस इज IR रजिस्टर। ध्यान रखना, कोई माइक्रो प्रोसेसर वो IR के अंदर ही, IR मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं। दिस इज IR रजिस्टर। ये आपका 32 बिट लॉन्ग है। कितने बिट लॉन्ग है बेटा? 32 बिट लॉन्ग है, ठीक है। हैविंग 32 बिट इंस्ट्रक्शन कंपोज्ड ऑफ 2 फील्ड। आपके पास 32 बिट इंस्ट्रक्शन है। जो इंस्ट्रक्शन की साइज है वो 32 बिट की है, इंस्ट्रक्शन जो आपके पास है, ठीक। फर्स्ट बाइट कंटेन, इसके अंदर कितनी बाइट है बेटा? टोटल 4 बाइट है। अगर मैं इंस्ट्रक्शन इस 30 इसके अंदर इसका अगर डिजाइन बताऊं तो इसके अंदर टोटल 4 बाइट है। तो पहली बाइट मतलब 8 बिट, फर्स्ट बाइट कंटेन ऑपकोड। ये ऑपकोड, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए और डिफाइन करते जाइए। फर्स्ट बाइट कंटेन्स द ऑपकोड, फर्स्ट बाइट कंटेन द ऑपकोड एंड द रिमाइंडर सेक्शन कंटेन द इमीडिएट ऑपरेंड। अभी आपको आगे एड्रेसिंग मोड जब अपन पढ़ेंगे तो इमीडिएट एड्रेसिंग का वर्ड पढ़ेंगे। इमीडिएट ऑपरेंड का मतलब होता है कि आपका डेटा है, मतलब यहां पे जो बचा हुआ 24 बिट है, 24 बिट, वो क्या है? आपका डेटा है। अगर कभी भी आपको ये वर्ड लिखा मिल जाए, एड्रेस नहीं है, अगर कभी इमीडिएट ऑपरेंड बोल दे इंस्ट्रक्शन के अंदर, हमेशा ऐसा बोलेगा कि आपके पास इतने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, इतने बिट की इंस्ट्रक्शन है, और जिसको डिजाइन किया गया है, जो पहली बाइट है वो ऑपकोड है, मतलब 8 बिट का ऑपकोड हुआ। पहली बाइट फर्स्ट लिखा ही है उसमें, ठीक है। द सिस्टम नाउ क्या लिखा हुआ देखिए, पहले लिखा फर्स्ट बाइट कंटेन्स द ऑपकोड, फर्स्ट बाइट कंटेन द ऑपकोड। ये फर्स्ट बाइट 8 बिट ऑपकोड हो गया एंड 24 बिट आपका डेटा पार्ट हो गया। क्या हो गया? डेटा पार्ट। क्या हो गया? डेटा पार्ट। क्लियर है? ये 1 बाइट का ऑपकोड है आपका डेटा पार्ट। ऐसे मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि सर एड्रेस नहीं है, डेटा है? यहां मैं लिखता था ना एड्रेस ऑब्लिक डेटा पार्ट, तो सर आपने एक ऐसे अंदाजा लगाया, तो ये ऐसे लगाया, यहां पे लिखा हुआ है द रिमाइंडर द इमीडिएट ऑपरेंड और एन ऑपरेंड एड्रेस लिखा है। क्या लिखा है? इमीडिएट ऑपरेंड। इमीडिएट ऑपरेंड मतलब, इमीडिएट ऑपरेंड का मतलब क्या है? यहां 2 वर्ड लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। एक इमीडिएट ऑपरेंड लिखा है, मतलब एक इमीडिएट ऑपरेंड मतलब एक इमीडिएट डेटा भी हो सकता है, और ऑपरेंड और लिख करके लिखा और एन ऑपरेंड एड्रेस। मतलब कहने का यह हुआ कि यहां पे 24 बिट का डेटा हो सकता है इमीडिएट ऑपरेंड में, और अगर इमीडिएट एड्रेस बोला जाए तो 24 बिट का क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा। दोनों चीजें हैं, 24 बिट का डेटा भी है, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, 24 बिट बची है तो 24 बिट में डेटा रख लो, एड्रेस रख लो। ये एड्रेस भी रख सकता है, तो इमीडिएट एड्रेस कितने बिट का हो सकता है? 24 बिट का हो सकता है। इमीडिएट ऑपरेंड कितने बिट का हो सकता है? 24 बिट जो रिमाइंड बची। नाउ तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी कैपेसिटी इन बाइट्स? एक आंसर देखेंगे, एक आंसर क्या है? एक क्वेश्चन मतलब क्या है? व्हाट इज द, देखेंगे इधर, व्हाट इज द मैक्सिमम डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी कैपेसिटी? डायरेक्टली एड्रेसेबल, अरे ये बताइए, डायरेक्टली एड्रेसेबल का मतलब ये है कि डायरेक्ट आप कितने, ये मेमोरी है आपकी, कहां तक जा पाएंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है। आपका एड्रेस ऑफ डेटा ऑब्लिक एड्रेस पार्ट जो है 24 बिट का है बेटा, तो डायरेक्टली मतलब बिना किसी इंटरमीडिएट, कितने बिट एक्सेस कर पाएगा ये? 24 बिट तक का एड्रेस एक्सेस करेगा ये। 24 बिट तक का एड्रेस एक्सेस करना मतलब अगर एक खंधा, एक बॉक्स को बताने के लिए 24 बिट लगती है बाइनरी की, तो टोटल कितने बॉक्स होंगे? तो कैसे निकालते हैं? 2 की पावर 24, जस्ट उल्टा कर दीजिए। अभी कर रहे थे ना 2 की पावर 36 कर रहे थे, अब उल्टा करिए। 36 बिट से कितने बॉक्स बनाए जा सकते हैं, कितनी बाइटें आ सकती हैं? 2 की पावर 36। तो यहां कितना था मैक्सिमम? ये एड्रेस या डेटा कितना सपोर्ट कर सकता है? 24 बिट सपोर्ट कर सकता है। 24 बिट का मतलब ये मैक्सिमम कितनी मेमोरी कैपेसिटी तक जा सकता है? 2 की पावर 24 बाइट तक। क्यों? क्योंकि एक बाइट को बताने के लिए 24 बिट ले रहा है। एक बाइट मतलब इन द सेंस आपकी जो इंस्ट्रक्शन साइज है वो 32 बिट है। 32 बिट मतलब 4 बाइट लॉन्ग है। मतलब आपको मैं ये बताऊं, एक इंस्ट्रक्शन है,
ठीक है। तो अगर मैं यहां मेमोरी की कैपेसिटी बताऊं तो मुझे सिर्फ मेमोरी कैपेसिटी से मतलब, डायरेक्ट निकाल सकते हैं मेमोरी कैपेसिटी। कैसे निकाल सकते हैं? एक डब्बे को बताने के लिए 24 बिट है, मतलब ये 24 बिट का है। मैंने क्या बताया था, ये 2 की पावर 24 तक का डेटा रख सकता है या 2 की पावर 24 तक के एड्रेस को मैप कर सकता है। या तो डेटा रख सकता है या तो मैप कर सकता है। तो 2 की पावर 24 कितना होता है, निकालिए। 2 की पावर 24 बाइट, मतलब एक बाइट को बताने के लिए 24 बिट। टोटल कितनी, 2 की पावर 24, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 20 बाइट। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 20 कितना होता है 1 M, और ये B है, तो कितना आ गया 16 MB। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो एड्रेस वाला पार्ट है, ये डायरेक्टली कितना एड्रेसेबल है, डायरेक्टली ये 16 MB कर सकता है। तो एक आंसर क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी कैपेसिटी इन बाइट्स पूछा है, तो कितना आंसर आएगा 16 MB। क्लियर है, 16 MB। ध्यान रखिए, अभी ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में और इन सब में इन्हीं का खेला खेलना है बेटा, तो इसको समझने की कोशिश करने लग जाइए धीरे धीरे। मैं इसको आपको और भी आगे क्वेश्चन लूंगा, चिंता मत करिए, अभी ये तो ये स्टार्टिंग है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। ध्यान रखना, ये बाइनरी के 24 बिट हैं। आप खुद सोचो, अगर बाइनरी के 4 बिट होते हैं तो किससे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो यहां कितनी बाइनरी की बिट है, 24 बिट है। तो अगर एड्रेस बोलेगा तो मैक्सिमम 2 की पावर 24 एड्रेस रखा जा सकता है। हर यहां मेमोरी मैक्सिमम क्या होती है, बाइट एड्रेसेबल होती है आपकी मेमोरी साहब। हर एक बाइट का एड्रेस होता है मेमोरी में, इसीलिए दिया हुआ है कि एक बाइट कितने से बताई जा रही है, 24 बिट से। तो टोटल कितना बता सकते हैं आप, 2 की पावर 24 बाइट बता सकते हैं। 2 की पावर 24 क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इन बाइट्स, ठीक है, तो 16 MB। नाउ अगर इन बाइट्स की बजाय किसी और में लिखता तो उसमें आंसर देते, अभी इन बाइट्स बोला है, ये स्पेसिफाई रहेगा आपका, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। सेकेंड पार्ट, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में देखिएगा, डिस्कस द इंपैक्ट ऑन द सिस्टम स्पीड। बी पार्ट है आपका, डिस्कस द इंपैक्ट ऑन द सिस्टम स्पीड इफ द माइक्रोप्रोसेसर बस हैज। डिस्कस द इंपैक्ट ऑन द सिस्टम स्पीड इफ द माइक्रोप्रोसेसर बस हैज, पहला है फर्स्ट। अब माइक्रोप्रोसेसर की बस के बारे में बात किया है। अ 32 बिट लोकल एड्रेस, अ 32 बिट लोकल एड्रेस, मतलब जो आपका एड्रेस पार्ट है वो कितने बिट का है, 32 बिट का है, 32 बिट एड्रेस, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड 16 बिट लोकल डेटा बस, और 16 बिट का डेटा बस है, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन है 24 बिट की मेमोरी है, मैक्सिमम 24 बिट कंटेन कर रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन की साइज कितनी दी हुई थी, इंस्ट्रक्शन की साइज पहले ही दी, 32 बिट इंस्ट्रक्शन, मतलब जो एक इंस्ट्रक्शन है वो 32 बिट लॉन्ग है। ये डेटा है आपका, दिस इज अ डेटा, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑन द सिस्टम स्पीड इफ द माइक्रोप्रोसेसर बस, बस के अंदर 32 बिट का एड्रेस है। तो ध्यान रखिएगा, आप 32 बिट के एड्रेस को करने के लिए ये जो है ये 24 बिट है। मैक्सिमम कितना एड्रेस रख सकता है, ये 24 बिट का एड्रेस रख सकता है एक बार में। क्लियर है, 24 बिट का एड्रेस रख सकता है। और आपके पास एड्रेस बस कितनी अवेलेबल है बेटा, 32 बिट की एड्रेस बस अवेलेबल है। तो सिंपल सी बात है, अभी अवेलेबिलिटी ज्यादा है और हमें अभी चाहिए कम, तो ये एड्रेस बस एक बार में एड्रेस चला जाएगा। एड्रेस बस तो एक बार में चला जाएगा, लेकिन डेटा आपका एक बार में नहीं आएगा। 32 बिट का डेटा है, 32 बिट का डेटा 2 बार में आएगा, क्योंकि डेटा बस की बिट्स कितनी है, 16 बिट। डेटा बस की बिट्स कितनी है, 16 बिट है, 16 बिट है। और यहां पे डेटा कितने बिट का रखा है, मतलब इंस्ट्रक्शन की साइज क्या है, 32 बिट लॉन्ग है। मतलब आपको, आप यहां ये आंसर दे सकते हैं कि सर इस सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी, किसकी वजह से, डेटा बस की वजह से। सर एड्रेस बस की वजह से नहीं होगा, डेटा बस की वजह से इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको डेटा एक्सेस करने के लिए या इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए 2 क्लॉक साइकिल लगेंगी। पहली क्लॉक साइकिल में 16 बिट उठ के आएगा और अगली क्लॉक साइकिल में 16 बिट आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जो डेटा बस की जो बिट है वो 16 बिट है, ठीक है। कितनी बिट है, 16 बिट है, किसकी, डेटा बस की। आई बात समझ में। अगर आपको ये क्लियर है तो अगला सेकंड का आंसर बता दीजिए। 16 बिट, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 16 बिट लोकल एड्रेस, 16 बिट लोकल एड्रेस
एंड अ 16 बिट लोकल डेटा बस। 16 बिट डेटा लोकल डेटा बस, मतलब इस बार क्या किया आपने, एड्रेस की भी बिट्स डाउन कर दी। पहले 32 थी, अब 16 कर दिए और 16 बिट डेटा भी कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या होगी, सिस्टम और स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले 24 बिट का एड्रेस है, इस एड्रेस को यहां पे ले जाके एक्सेस करने के लिए कितने बार लगेंगे, 2 बार लगेंगे। मतलब 2 बार में तो आपका एड्रेस पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा बेटा, क्योंकि आपके पास कितने बिट की बस है यहां पे, अब ये तो टोटल 24 बिट है, तो आप यहां से मैप कितना कर सकते हो, 16 बिट एक बार में। तो एक बार में 16 बिट आएगी, अगली बार में फिर से कितनी बिट आएगी आपकी, 8 बिट आएगी। तब कहीं जाके ये पूरा जुड़ के क्या बनेगा, 24 बिट बनेगा। तब तक आप कहां पहुंचोगे, डेटा पे। ठीक है, ये सामने है आपके। 2 बार आपको एड्रेस के लिए जाना पड़ेगा। पहली बार में 16 बिट के लिए आएगा, मत क्यों आएगा, क्योंकि ये इसकी जो बस की बिट है ये कितनी है टोटल, एक बार में 16 बिट ही ले जा सकती है एड्रेस बस की जो कैपेसिटी है। अगली बार कितने बिट आएंगी आपकी, 8 बिट अगली बार आएगी। और ये जब दोनों जुड़ेंगे तब 24 बिट बचेगा। और सिंपल सी बात है, अभी भी इंस्ट्रक्शन साइज हमारी कितनी है, 32 बिट लॉन्ग है, और डेटा बस अभी भी कितनी करके रखा है, 16। तो 2 बार आपको एड्रेस एक्सेस करने में लगेगा और 2 क्लॉक साइकिल किसके लिए लगेंगी, डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो पहले वाले से और क्या होगा, स्पीड स्लो। क्या आंसर देंगे सर जी, एड्रेस को एक्सेस मतलब प्रॉपर मेमोरी एड्रेस एक्सेस करने में हमें 2 क्लॉक साइकिल लगेंगी सीपीयू की। क्यों? क्योंकि हमारी एड्रेस बस जो है वो 16 बिट लॉन्ग है और जो हमारा एड्रेस पार्ट है वो 24 बिट का है। तो एक बार में पूरा का पूरा एड्रेस नहीं जाएगा, पहली बार में 16 बिट, अगली बार में 8 बिट। ये दोनों जब कंबाइन होंगी तो 24 बिट का एड्रेस जनरेट करेंगी। फिर हम डेटा लेने जाएंगे और डेटा ले जाने के लिए भी क्या है, अगर डेटा डाल भी रहे हैं तो 16 बिट लंबी है, तो पहली बार में 16 बिट जाएगा, फिर अगली बार में 16 बिट जाएगा। तो कितनी बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी आपको, 2 टाइम। मतलब टोटल मेमोरी एक्सेस कितना हो गया, 4 टाइम। पहली बार में एक एड्रेस इधर दिया, मतलब मेमोरी का एड्रेस ही तो एक्सेस कर रहे हैं, फिर दूसरी बार कंबाइन किया तो दोनों मिल के फिर एड्रेस एक्सेस कर पाए। तो टोटल 4 क्लॉक बर्बाद होंगी। 2 क्लॉक बर्बाद होगी आपके एड्रेस के लिए और 2 क्लॉक बर्बाद होगी आपके डेटा के लिए। तो ये इंपैक्ट है। क्या है, ये इंपैक्ट है। क्या इंपैक्ट है कि सर आप जो मैंने बोला इसको अपने वर्ड में जमा सकते हैं कि 2 क्लॉक साइकिल फॉर एड्रेस एंड 2 क्लॉक साइकिल फॉर डेटा। क्लियर है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ही है, देखते हैं इसमें और कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 बिट लोकल एड्रेस बस। ठीक, सॉरी, हाँ लिखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए कंसीडर अ हाइपोथेटिकल माइक्रोप्रोसेसर, ठीक, जनरेटिंग अ 60 बिट एड्रेस। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल माइक्रोप्रोसेसर जनरेटिंग अ 16 बिट एड्रेस, ब्रैकेट में लिखा फॉर एग्जांपल एज्यूम दैट द प्रोग्राम काउंटर एंड एड्रेस रजिस्टर आर 16 बिट वाइड। मतलब आपकी 16 बिट एड्रेस जनरेट होता है और आपका प्रोग्राम काउंटर भी कितना दिया हुआ है, एज्यूम करके लिए दिया है। प्रोग्राम काउंटर और जो एड्रेस रजिस्टर है जिसको MAR बोलते हैं वो दोनों 16 बिट वाइड है। एंड हैविंग अ 16 बिट डेटा बस, और उसके अंदर क्या है, 16 बिट की डेटा बस है। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम मेमोरी एड्रेस स्पेस दैट द प्रोसेसर कैन एक्सेस डायरेक्टली इफ इट इज कनेक्टेड टू अ 16 बिट मेमोरी। ये पहला आंसर है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास 16 बिट मेमोरी से आप कनेक्ट कर रहे हो और 16 बिट का वो क्या कर रहा है, वो एड्रेस उधर ऊपर देखिए MAR भी 64 बिट का है और 64 बिट मेमोरी भी एक्सेस कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, आपके पास डेटा बस है वो 16 बिट वाइड है और एड्रेस बस भी आपकी 16 बिट वाइड है। तो सिंपल सी बात है, मेमोरी कितने बिट की हो जाएगी, 2 की पावर 16 तक एक्सेस कर पाएगा। कितनी कर पाएगा, 2 की पावर 16। तो एक आंसर तो आपको वैसे ही क्लियर है, क्या है, 64 KB। एक बार फिर से बता देता हूं, क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम मेमोरी एड्रेस स्पेस दैट द प्रोसेसर कैन एक्सेस डायरेक्टली इफ इट इज कनेक्टेड टू आर 16 बिट मेमोरी। ये आपकी मेमोरी है, हर एक बॉक्स कितने बिट का है, 16 बिट का है। 16 बिट के एड्रेस से बताया जा सकता है। ठीक है, हर एक डब्बे को।
और आपकी जो कैपेसिटी है एड्रेस की, एड्रेस बस की, ये एड्रेस बस है, ये कितनी है 16 बिट है। तो कितना आप मैप कर पाओगे डायरेक्टली 2 की पावर 16 बाइट, एक बार में 1 बाइट जाएगा, मतलब 16 बिट मतलब 2 बार 16, टोटल कितने डब्बे बनाए जा सकते हैं 16 बिट से, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 बाई 2 की पावर 6 64 होता है, ये के होता है, ये बी होता है, तो 64 के बी इज आंसर। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसमें आपको भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। नाउ बी पॉइंट, व्हाट इज द मैक्सिमम, बी पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम मेमोरी एड्रेस स्पेस दैट द प्रोसेसर कैन एक्सेस डायरेक्टली इफ इट इज कनेक्टेड टू 8 बिट मेमोरी। ठीक, अगर ये 8 बिट मेमोरी से कनेक्टेड होता है, अगर ये 8 बिट मेमोरी से कनेक्टेड, मतलब आपकी 8 बिट कनेक्टेड टू 8 बिट मेमोरी, मतलब ये 8 बिट मेमोरी से कनेक्टेड है, तो सिंपल सी बात है, कितने एक्सेस कर पाएगा ये, अगर 8 बिट है तो 2 की पावर 8 बाइट, मतलब 256 बाइट एक्सेस कर पाएगा। क्लियर, बी का आंसर हो गया ये। ठीक है, तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि आप इसको इतना सीरियस क्वेश्चन लें। मुझे पूरा यकीन है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस वाला टॉपिक आपका खत्म हुआ, फिनिश हुआ। नाउ टेक नेक्स्ट डेफिनेशन, रेगुलर रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज थोड़ा सा हमारे लिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, बट समझने के लिए अगर आपको आगे सीएसओ की हर प्रॉब्लम को बहुत इजी तरीके से समझना है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो टॉपिक आपके चलेंगे, करीब 1 या 2 वीडियो बनेंगे इस पे, मे बी 1 वीडियो बनेगा पूरा का पूरा, तो ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं कि गेट में इसमें क्वेश्चन बेसिकली बने हैं, बट सारा कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो मैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की पहले डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में बताऊं कि क्या हार्डवेयर में एसेंशियल चीजें होती हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर के लिए। ठीक, नाउ रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन। ओके, now a micro operation is an elementary operation performed on the information stored in one or more register। ओके, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आपके सामने ये रजिस्टर लगे हैं, अगर इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसमें से यहां तक जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, दे रहे हो, वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज है। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में एक वर्ड यूज किया गया है माइक्रो ऑपरेशन, इसको समझिए। माइक्रो ऑपरेशन का मतलब होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां दिया है शिफ्ट, काउंट, क्लियर, लोड। ओके, ऐड इज नॉट एलिमेंट्री, नॉट अ माइक्रो ऑपरेशन, सॉरी, ऐड माइक्रो ऑपरेशन क्यों नहीं है, नॉट अ माइक्रो ऑपरेशन, बिकॉज ऐड के अंदर आपको डेटा को पहले ऑपरेंड को फैच करना पड़ता है, मतलब लोड करना पड़ता है, लोड करने के बाद फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, मतलब ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने के बाद वापस से डेटा को स्टोर करना पड़ता है। तो अगर आप ऐड इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऐड इंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली 3 माइक्रो ऑपरेशन इन्वॉल्व हो गए। क्लियर है, तो एक ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आपके माइक्रो ऑपरेशन नहीं है, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं है, इनमें एक बार में कई सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन आते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब होता है उससे छोटा ऑपरेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है, जैसे यहां पे क्लियर, शिफ्ट, काउंट, ये सब एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, मतलब सिंगल, इनके अब छोटा नहीं हो सकता। और ठीक, नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या द सिंबॉलिक नोटेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑपरेशन ट्रांसफर एमंग रजिस्टर इज कॉल्ड अ रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। मतलब जो नोटेशन यूज होते हैं, जैसे ये नोटेशन यूज है, यहां नोटेशन यूज है, अभी आपको बेसिक सिंबल ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो जो सिंबॉलिक नोटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। क्लियर, अब यहां एक मुद्दे की बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझना है, सुनना है, तो ये मैं थ्योरी के रूप में नहीं दे रहा, ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है मतलब सिस्टम के लिए, इसलिए सुन लीजिए। द इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर
इज बेस्ट डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग, मतलब बेस्ट डिफाइंड बाय, उसके लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है आपका द सेट ऑफ रजिस्टर इट कंटेन्स एंड देयर फंक्शन, मतलब किसी भी हार्डवेयर के लिए, किसी भी हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 एसेंशियल स्टेप बताए गए हैं। पहला ये बोलता है कि सेट ऑफ, क्या चाहिए आपको, सेट ऑफ रजिस्टर चाहिए, आपको रजिस्टर का सेट चाहिए। जैसे आपने सीपीयू में देखा है MAR, MBR, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, ये सब क्या है, सेट है। और उनके फंक्शन चाहिए आपको, एंड देयर फंक्शन, किसके, रजिस्टर के फंक्शन, कि जो रजिस्टर में आप काम करवा सकते हैं, मतलब वो चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट, द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रजिस्टर। ठीक, हमारा सेकंड नीड क्या है, हमें सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन चाहिए, जो हमारी बाइनरी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में स्टोर है उस पर हम क्या कर पाए, काम कर पाए। ठीक, नाउ थर्ड है द कंट्रोल दैट इनिशिएट द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, और हमें एक ऐसा कंट्रोल चाहिए जो उस सारे माइक्रो ऑपरेशन को क्या कर सके, इनिशिएट कर सके। ध्यान दीजिए, जो हमने प्रीवियस कंप्यूटर्स के कंपोनेंट देखे थे, एक कंट्रोल सिग्नल आता था प्रोग्राम काउंटर के पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता था MAR में जाके, फिर MAR के पास जाके MBR, मतलब मेमोरी से जाके डेटा लाके MBR में रखता था। तो ये सब क्या था, रजिस्टर में स्टोर इंफॉर्मेशन पे ही तो काम कर रहे थे। तो आप प्रीवियस डायग्राम को अगर आप याद करें तो ये जो 3 मैंने पॉइंट डिस्कस किए आपको, वो तीनों पॉइंट उससे रिलेट हो जाएंगे। किसी भी हार्डवेयर या सिस्टम को बनाने के लिए सेट ऑफ रजिस्टर चाहिए, क्लियर है। सेट ऑफ रजिस्टर के बाद आपको सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस चाहिए, ठीक, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, और उन माइक्रो ऑपरेशन को इनिशिएट करने के लिए सिग्नल चाहिए या कंट्रोल चाहिए। ठीक, ध्यान रखिए, जितने भी सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वही आपका ऑपकोड वाला पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑपकोड, ऑपरेशनल कोड, क्लियर है। उसी को आप ऑपकोड में लिखते हैं कि आपको शिफ्ट करना है, काउंट करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो आप ऑपरेशनल कोड में देते हैं। तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, तो इन 3 चीजों को एक मिनिमम हार्डवेयर, मतलब एक सिस्टम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नाउ इसके बाद रजिस्टर ट्रांसफर के बाद, मतलब इस डेफिनेशन के बाद जो मैंने अभी डिस्कस किया, उसके बाद नेक्स्ट है बेसिक सिंबल फॉर रजिस्टर ट्रांसफर। ठीक, सॉरी, बेसिक सिंबल फॉर रजिस्टर ट्रांसफर में देखेंगे सिंबल, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल। जैसे मान लीजिए लेटर्स लिखे हुए हैं एंड न्यूमेरल्स लिखे हैं, न्यूमेरल्स, लेटर न्यूमेरल्स मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिनोट अ रजिस्टर। अगर कभी भी आपको इस टाइप से मिले MAR कैपिटल में, या R2, R1 या MBR कैपिटल में, ये कैपिटल में ही मिलते हैं, मतलब लेटर्स मिलेंगे एंड न्यूमेरल्स मिलेंगे, न्यूमेरल्स मतलब कंबाइन। ठीक, एग्जांपल के तौर पे दिए, तो इसको ये क्या डिनोट करता है, ये रजिस्टर डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, रजिस्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका सेकंड, पैरेंथेसिस, डिनोट अ पार्ट ऑफ अ रजिस्टर। जैसे ये एग्जांपल दिया है, जैसे मान लीजिए आपके पास 16 बिट का रजिस्टर है, स्टार्टिंग की जो 8 बिट है वो कुछ और काम कर रही हैं और उसके रजिस्टर का लेफ्ट वाला पार्ट कुछ और काम कर रहा है, तो आप ऐसे उसको बताओगे। ठीक, तो अगर कभी पैरेंथेसिस यूज किया गया है तो डिनोट अ पार्ट ऑफ अ रजिस्टर, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट है एरो। ठीक, अगर कभी एरो डिनोट है तो एरो क्या डिनोट करेगा, एरो डिनोट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो एरो जैसे ये लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि R1 की जो इंफॉर्मेशन है वो R2 में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। नाउ कॉमा, कॉमा का मतलब है अगर एक से ज्यादा आपके माइक्रो ऑपरेशन है, सेपरेट 2 माइक्रो ऑपरेशन, 2 माइक्रो ऑपरेशन को सेपरेट करने के लिए आप क्या लगाएंगे, कॉमा। इसका मतलब क्या है, पहले R1 की इंफॉर्मेशन R2 में जा रही है और कॉमा लगा क्या है, R2 की इंफॉर्मेशन R1 में जा रही है। तो अगर आपको एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशन लिखना है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, तो आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो ये बेसिक सिंबल फॉर रजिस्टर ट्रांसफर है जो हम यूज करेंगे, बेसिक सिंबल, बिल्कुल ठीक। बाकी सिंबल हम असेंबली लेवल लैंग्वेज में देखेंगे कि कुछ और सिंबल आपके इसमें आएंगे। नाउ इसके बाद
एक कंट्रोल फंक्शन होता है। कैसे कंट्रोल फंक्शन होता है वो देखिए, कैसे मतलब रजिस्टर ट्रांसफर करता है। तो बताया था ना टाइमिंग डायग्राम आपको, मतलब कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करके दिखाऊंगा। तो अब वो टाइम आ गया है दिखाने का, तो चलिए देखते हैं कैसे उसको टैकल करेंगे। ठीक, तो इफ देन स्टेटमेंट मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट जैसे लिखा हुआ है, इफ p इक्वल्स टू 1, इफ p इक्वल्स टू 1 देन R2, मतलब अगर p की वैल्यू 1 है तभी आपका R1 का डेटा R2 में जाएगा। ठीक है, अ कंट्रोल फंक्शन, ये कंट्रोल फंक्शन, अ कंट्रोल फंक्शन मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। ये अ कंट्रोल फंक्शन इज अ, ये मतलब मैं कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन रख रहा हूं। ये जो कंट्रोल फंक्शन है, अ कंट्रोल फंक्शन इज अ बूलियन वेरिएबल that is equal to 1 or 0, 1 or 0। ओके, नाउ अगर मैं इसका कंट्रोल फंक्शन लिखूं, क्या लिखूं? कंट्रोल फंक्शन। तो कैसे लिखूं कंट्रोल फंक्शन? पहले इसका एक मैं करके दिखा रहा हूं, फिर एक एग्जांपल आप करिएगा। कंट्रोल फंक्शन मतलब इसका कंट्रोल सिग्नल कैसे बनाया जाएगा ये बता रहा हूं। नाउ अगर इसका कंट्रोल फंक्शन लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाता है, p कॉलन, सर अगर इफ एल्स होगा वो भी बताऊंगा मैं, चिंता मत करिए, पहले इसका देखिए। ठीक, इसका मतलब ये है ट्रांसफर फ्रॉम R1 टू R2। इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम R1 टू R2 when p इक्वल्स टू 1। जब p इक्वल्स टू 1 हो तब ऐसा करना है आपको। ठीक है, ठीक। नाउ अब हम इसमें एक डायग्राम बनाएंगे, मतलब कैसे ये ट्रांसफर होगा वो एक्चुअल डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका कंट्रोल यूनिट हो गया जो कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। हम कंट्रोल यूनिट डिजाइन सीखेंगे जिसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा कई कंट्रोल सिग्नल कैसे लिखे जाते हैं। कंट्रोल यूनिट, ठीक, कंट्रोल यूनिट यही लोड करवाएगा किस पे? रजिस्टर पे। ये आपका रजिस्टर हो गया जिसपे ये पी सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, और ये क्या कर रहा है? यहाँ पे एरो ये इधर जा रहा है, मतलब लोड कराएगा, लोड। ये आपका R2 रजिस्टर। ठीक, यहां पे आपकी क्लॉक लगी हुई है, मतलब एक पर्टिकुलर क्लॉक चलती है। ठीक, ये इसकी ये जो बस है, ये बस बोलते हैं उसकी, इसकी बिट्स कितनी है? n, और ये R1 रजिस्टर है, n बिट है। जैसे मान लीजिए 16 बिट रजिस्टर, तो 16 बिट इसकी बिट होगी। ठीक, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है इसका, ये जो मैंने लिखा है यहां पे, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है कि P कॉलन R1 R2, तो इसको ऐसे रजिस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। आपकी क्लॉक की बात की जाए तो आपकी क्लॉक ऐसे चल रही है, ये क्लॉक डिजिटल क्लॉक। अब डिजिटल सिस्टम तो डिजिटल क्लॉक ही रहेगी, 0 1 देखते जाइएगा, ये क्लॉक है। ठीक, ध्यान रखिएगा
इसका पूरा एक पीरियड कहाँ से कंप्लीट होता है? अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है मान लो, तो इसका पूरा पीरियड एक घूम के कहाँ जाके कंप्लीट होगा? यहाँ पे। मतलब ये ऐसे जाके पूरा गया, ठीक, फिर ऐसा गया, फिर यहाँ पे। मतलब अगर मैं इसको बोलूँ टी क्लॉक है इस लाइन पे, तो ये क्या हो जाएगा? t+1। मतलब ये पूरा एक ऐसे पे जाके खत्म होगा यहाँ। अगर ये यहाँ से एक क्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऐसे जाके ये पूरा और ये, ठीक। तो देखिए कैसे होता है, जैसे ये ऐसे मैं इसको अगर इसको लोड सिग्नल बोलूं, लोड, तो ये यहाँ पे ऑन हुआ, तो मतलब ये अब वोल्टेज हाई हो गया, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक। इसके बाद ये ऐसे हो गया, ठीक। तो यहां से क्या हुआ था कि जैसे टी आपने सिग्नल ऑन किया, इसमें क्लॉक चलाया, एक क्लॉक चल रही है और पर्टिकुलर जब पी की वैल्यू 1 हुई, यहां पे पी की वैल्यू 1 हुई, दिस इज अ क्लॉक एंड दिस इज अ लोड। क्या हुआ? पी की वैल्यू जैसे ही आपकी 1 हुई, किसी एक क्लॉक टाइम पीरियड पे होगी, तो इसे मैंने टी माना, ठीक। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? लोड होना शुरू हो जाएगा। और ये वाली जो फेस है आपकी, ये यहां पे, तो इस वाली फेस को आप बोलेंगे ट्रांसफर ऑकर्स हियर। ट्रांसफर ऑकर्स हियर, ओके। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका यहां पे ट्रांसफर ऑकर हो गया, जो भी ट्रांसफर करना था। अरे सिंपल सी बात है, एक कंप्लीट यहां से लोड होना शुरू हुआ, यहां पे जाके कंप्लीट हुआ। तो ऐसे लोड सिग्नल ऑन होता है और ये क्लॉक पे जाता है, तो ऑटोमेटिक ये डेटा आपके इस पे चला जाता है। और ये कब होगा? P = 1 पे होगा, जब P की वैल्यू 1 होगी। मतलब जब कंट्रोल सिग्नल 1 प्रोवाइड होगा, तो ये ऑटोमेटिक कमांड ऑन कर देगा और डेटा इसके अंदर डाल देगा। क्लियर है? तो ये डायग्राम आपको बहुत मदद करेगा। दिस डायग्राम इज कॉल्ड अ टाइमिंग डायग्राम। इस डायग्राम को बोलते हैं, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम, ठीक। तो देख ले, ठीक है। इसको पॉज करके वीडियो और आप इसको लिख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, यही मुझे बना हुआ चाहिए। एटलीस्ट मुझे ये रजिस्टर जरूर बना दीजिएगा। टाइमिंग डायग्राम की जरूरत नहीं है कि रजिस्टर बनाना है कैसे। मैं आपको कंट्रोल फंक्शन लिखा हुआ दूंगा, तो मतलब इसी तरह से आप उसका कंट्रोल फंक्शन बनाना है और ये डायग्राम बनाना है रजिस्टर वाला, ठीक। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं। मेरे साथ साथ उस क्वेश्चन को करना है आपको। अगर डाउट हो तो तुरंत पूछना है, ध्यान रखिएगा, डाउट नहीं रखना है। बहुत इजी तरीके से सीएसओ हमें पढ़ना है, हर एक चीज, हर एक बेसिक कनेक्टिविटी लेना है। अभी मैं कहाँ काम कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं, तो अभी हम जो रजिस्टरों के बीच में ट्रांसफर करते हैं ना, कि ये प्रोग्राम काउंटर से एमएआर में जाना है, एमएआर से एमबीआर, जहां भी जाना, उसके बारे में आपको सिखा रहा हूं। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज सिखा रहा हूं, कैसे अंदर रजिस्टर में कम्युनिकेशन होता है या कैसे सिस्टम कम्युनिकेट करता है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बना के रखना है, कनेक्टिविटी तोड़ना नहीं है। नाउ अब आपके लिए जो क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, आपका मॉरिस मैनो बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। किसी दूसरी दुनिया से बुक नहीं लिया है। अगर इसमें थोड़ा सा बुक के डिस्कशन के लिए बात कर लें, 2 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड, मतलब 1 मिनट का टाइम दीजिए। अगर बुक के लिए बात करें तो आप इसमें जो बुक फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे तो वो है विलियम स्टॉलिंग, हैमेचर, ठीक। और एक आती है पीटरसन एंड डेव की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक। और एक जेपी हेस की आती है और मॉरिस मैनो आती है। ये सारी बुक इसलिए मैंने बता दिया कि इस सारी बुक से मैं भी पढ़ता हूँ। हो सकता है आप इन बुक्स को प्रेफर ना करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली बुक यूज होती है वो विलियम स्टॉलिंग है, ठीक। बहुत बढ़िया बुक है विलियम स्टॉलिंग। और आप एक और यूज कर सकते हो, हैमेचर, ठीक। ये 2 बुक आपके लिए सफिशियंट है। और अगर मतलब इन लेवल से थोड़ा ऊपर जाना है तो जेपी हेश और पीटरसन एंड डेव की जो बुक आती है आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच वाली, वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ पे बुक की जरूरत है, ठीक है। मैं आपको जो भी टॉपिक लूंगा, जैसे मैं ये टॉपिक आपको रजिस्टर ट्रांसफर जो लैंग्वेज ले रहा हूं, ये मॉरिस मैनो से ले रहा हूं, ठीक है। मॉरिस मैनो का चैप्टर 4 है। अगर आपको और डिटेल में जाके पढ़ने की इच्छा है तो आप चैप्टर 4 में जा सकते हैं। बाकी जितना मुझे समझाना है वो मैंने ले लिया है।
इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लगे, क्योंकि असेंबली लेवल लैंग्वेज भी जो मैं इसमें अभी पढ़ाऊंगा, जो इसमें क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वो मॉरिस मैनो बुक के ही रहेंगे। तो हो सकता है कभी आपको लगे कि सर थोड़ा सा हमें और जानना है, तो आप जा सकते हैं। आप मुझसे पर्टिकुलर टॉपिक पे भी पूछ सकते हैं कि सर हम इस टॉपिक को किस बुक से रेफर करें, वो भी मैं बता सकता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीचर के ज्ञान के बाद भी हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, तो अगर ज़्यादा ज्ञान की जरूरत पड़े तो आस्क मी। क्लियर है? नाउ अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। इफ p equals to 1, if p equals to 1, then r1 tends to r2। ठीक, else if लगा हुआ है, else if q equals to 1, then r1 tends to r3। ठीक, if p equals to 1 then r1, मतलब r2 का डेटा r1 में जाएगा। else if q equals to 1 then r1 r3। तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले इसका कंट्रोल फंक्शन लिखिए। कंट्रोल फंक्शन, ठीक, नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले P चला है, अगर P ऑन होता है, अगर इफ P ऑन है तो देन ये होना है एल्स इफ में तब जाएंगे जब इफ फॉल्स होगा, तब एल्स इफ में जाइएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट मत पहुंच जाइएगा एल्स इफ, ये सी का ही कोड है। अगर पहले ये इफ चल गया, ये ट्रू है, तो एल्स इफ में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं चला तब जाना है। नहीं चला मतलब कॉम्प्लीमेंट। देखिए कैसे लिखेंगे, अगर ये चल गया मतलब P की वैल्यू ऑन है, 1 है, तो R1 टेंड्स टू R2 होगा। ठीक है, अगर नहीं चला मतलब P कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो एल्स इफ क्या होगा, Q है यहां पे, तो Q की वैल्यू 1 है, तो ये ऐसे लिखना है, P कॉम्प्लीमेंट मतलब P 0 हो गया। ठीक है, और Q क्या है आपका, 1 है। P 0 है, Q 1 है, यहां कॉन्केटिनेशन मत कर देना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि P ऑफ है, मतलब P फॉल्स है, और क्या है, Q ट्रू है, इसका मतलब ये हुआ। तब क्या करना है आपको, R1 टेंड्स टू R3 करना है। ठीक है, अब अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ें, क्या पढ़ें, ब्लॉक डायग्राम। कैसे ब्लॉक डायग्राम बनेगा देखेंगे। देखिए, अगर मैं कंट्रोल सर्किट की बात करूं, किसकी बात करूं, कंट्रोल सर्किट की। ये कंट्रोल सिग्नल है जो कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड करेगा, अलग अलग बनेगा कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल सर्किट। सबसे पहले P के लिए, तो ये P ऑन होगा, ये लोड करेगा, कहां पे लोड करेगा, R1 में। क्या लोड करेगा, सिग्नल। ये कोई क्लॉक चलेगी, ठीक, और इस क्लॉक में क्या होगा आपका, डेटा ट्रांसफर होगा। कहां से ट्रांसफर होगा, R2 से। ठीक, अब ये दूसरा है, ये कब होगा, मतलब कंट्रोल सिग्नल जब किस टाइप का प्रोवाइड होगा, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, बना रहा हूं। अगर मान लो कंट्रोल यूनिट, यही सेम है, अगर कंट्रोल यूनिट क्या करे आपका, P डैश Q, ठीक, तब लोड होगा किसमें, R1 में डेटा। दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा। जब ये चल रहा होगा तो ये नहीं चलेगा, जब ये चल रहा होगा तो ये नहीं चलेगा। तब आपको डेटा ट्रांसफर करना है R3 से, ये आपकी क्लॉक। ओके, तो जब कभी क्वेश्चन ऐसे आए तो इसका आंसर ये था, इसका कंट्रोल फंक्शन बनाना था और ये ब्लॉक डायग्राम बनाना था, बस। ठीक, तो यहां पे आपका रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज वाला पार्ट कंप्लीट है। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज और उसमें कैसे कंट्रोल फंक्शन लिखेंगे, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो है असेंबली लेवल लैंग्वेज। क्लियर है, तो उसको पहले बेसिक्स उसमें भी लेंगे, इंस्ट्रक्शन बनाना सीखेंगे, कैसे सिस्टम में इंस्ट्रक्शन एनकोड होती है। ठीक, और फिर उस पर 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।